निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को बनाया जिला प्रभारी। शूरवीर सिंह सजवान को देहरादून तो सूर्यकांत धस्माना को उत्तरकाशी की जिम्मेदारी। अल्मोड़ा में आशा कार्यकर्तियों का धरना प्रदर्शन। मानदेय बढ़ाकर 25,000 करने की मांग, नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रो। चैनल पर 3 बड़ी खबरें देख रहे हैं आप। देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति ने संविधान को समर्पित 2 पुस्तकों का विमोचन किया, साथ ही डाक टिकट और स्मारक सिक्के का विमोचन किया। वहीं संविधान दिवस पर लखनऊ और देहरादून में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लखनऊ में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों ने भारत के संविधान का गला घोंटने की कोशिश की, जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। वहीं देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। दूसरी ओर देहरादून के पवेलियन ग्राउंड से पदयात्रा शुरू होकर अंबेडकर पार्क तक पहुंची, जहां मंत्री रेखा आर्य ने देश की युवा पीढ़ी को संविधान की शपथ दिलाई। सभी राजनीतिक दलों के सदस्यगण और इस तरह के समारोह हमें अब तक की यात्रा का अवलोकन करने और आगे की यात्रा की बेहतर योजना बनाने के अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे समारोह हमारी एकता को मजबूत बताने की तथा ये दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में हम सब एक साथ हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान अनेक महान विभूतियों ने हमारे राष्ट्रीय आदर्शों को रेखांकित किया था। हमारी संविधान सभा में हमारे देश की विविधता को अभिव्यक्ति मिली थी। संविधान सभा में सभी प्रांतों और क्षेत्र के प्रतिनिधियों की उपस्थिति से अखिल भारतीय चेतना को शोर मिला था। संविधान सभा के वाद विवाद तथा सदस्यों के संबोधनों में हमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ अपने देश के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त होती है। आज जिन पुस्तकों का विमोचन किया गया तथा जो शॉर्ट फिल्म्स दिखाई गई, उनमें लोगों को हमारे संविधान निर्माण के गौरवशाली इतिहास का परिचय प्राप्त होगा। एक अर्थ में भारत का संविधान कुछ महानतम मेधावी लोगों द्वारा लगभग 3 वर्षों के विचार विमर्श का परिणाम था, लेकिन सही अर्थ में ये हमारे लंबे स्वाधीनता संग्राम का परिणाम था। उस अतुलनीय राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को संविधान में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। उन आदर्शों को सुस्पष्ट और संक्षिप्त रूप से संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किया गया है। पूरे प्रदेश वासियों को संविधान दिवस की हृदय से बधाई देते हुए भारत के संविधान निर्माताओं, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विशेष रूप से भारत के संविधान के वास्तुकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने भारत के संविधान को भारत के अनुरूप बना करके दुनिया के सबसे विस्तृत संविधान के माध्यम से आज ही के दिन 1949 में एक भारत श्रेष्ठ भारत की आधारशिला को पुख्ता कर दिया था। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है,
लेकिन आजादी के पहले 1946 में भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की मांग के अनुरूप कैबिनेट मिशन के सामने जब भारत ने अपना प्रतिवेदन रखा और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना प्रतिवेदन रखा था, तो उन्होंने अपने देश के लिए एक स्वतंत्र संविधान सभा गठन करने की मांग की थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आज जो संविधान दिवस हम मना रहे हैं, इसकी शुरुआत 26 नवंबर 2015 से की तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, और 1949 में पहली बार इस संविधान को अपनाया। आज देश इस संविधान से चलता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान के दायरे में रहकर काम करती है, संविधान का रक्षक बनकर काम करती है। देखिए, आज हम सबके लिए बहुत गौरव का दिन है और ये गौरव का दिन हर एक भारतीय नागरिक को दिलाने का जिसने काम किया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने इस विशेष दिन को यानी कि 26 नवंबर को, जिस दिन संविधान को अपनाने का काम भारत ने किया है, उस दिन को संविधान दिवस के रूप में बाबा भीमराव अंबेडकर जी को ये दिन समर्पित किया है। मैं उनका बहुत अभिनंदन करती हूँ। निश्चित रूप से ये संविधान रूपी ग्रंथ एक एक भारतीय नागरिक को जोड़ने का काम करता है। ये संविधान एक एक भारतीय का ग्रंथ है। केदारनाथ उपचुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस अब निकाय चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ कई नेताओं को अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी सौंप दी है। कई नेताओं को जिला प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है उसमें देहरादून की जिम्मेदारी सुरवीर सिंह सजवान, प्रकाश जोशी को हरिद्वार, सूर्यकांत धस्माना को उत्तरकाशी, मदन सिंह बिष्ट को चमोली, सुरेंद्र सिंह नेगी को टिहरी, ज्योत सिंह गुनसोला को पौड़ी, भगीरथ भट्ट को पिथौरागढ़, महेंद्र सिंह पाल को चंपावत, हरीश धामी को अल्मोड़ा, सतीश नैनवाल को बागेश्वर, गोविंद सिंह कुंजवाल को नैनीताल और रंजीत सिंह रावत को उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी दी गई है। तो निकाय चुनाव को लेकर जिम्मेदारियां तय की गई हैं, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि निकाय चुनाव को वो फतेह कर सके, अधिक से अधिक सीटें आए। यही वजह है कि कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर अपने वरिष्ठ नेता और जिन पर विश्वास जताया है उनको अलग अलग जिलों की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। निकाय चुनाव को लेकर एक्टिव दिखाई दे रही है कांग्रेस। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर एक बड़ी बैठक कर चुकी है, रणनीति तय कर चुकी है कि कैसे प्रत्याशियों का चयन होना है। इसको लेकर पब्लिक सर्वे और फीडबैक के आधार पर ही प्रत्याशी का चुनाव होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी एक तरफ से यूं कहें कि ये पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिए हैं जिलों के लिए, जो कि देखेंगे कि कहां पर कौन सा कैंडिडेट अधिक सक्रिय है और जनता की चाहत है। तो निकाय चुनाव के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिला प्रभारी बनाए गए हैं, जिसमें देहरादून के लिए, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण भी है, सुरवीर सिंह सजवान को जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं प्रकाश जोशी को हरिद्वार का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो सूर्यकांत धस्माना, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उपाध्यक्ष भी हैं, उनको उत्तरकाशी की जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग नेताओं को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन नेताओं के माध्यम से ही ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा कि निकाय चुनाव में कहां पर कौन सा कैंडिडेट ठीक बैठेगा और उसको प्रत्याशी बनाया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिले की जिम्मेदारी मंत्री प्रसाद नैथानी को सौंपी गई है। पौड़ी गढ़वाल ज्योत सिंह गुनसोला, जबकि पिथौरागढ़ के प्रभारी भगीरथ भट्ट को बनाया गया है। इसी तरीके से अगर बात करें तो अल्मोड़ा, नैनीताल, यहां पर भी अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो कुल मिलाकर ये निकाय चुनाव की तैयारियां हैं और कांग्रेस भी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, जो कांग्रेस एक्टिव दिखाई दे रही है, जिस तरीके से जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, ये क्या फीडबैक लेंगे वहाँ लोगों का, उसके बाद ही प्रत्याशियों का चयन होगा? इसके अलावा क्या रणनीति तय की गई है पार्टी की ओर से?
चुनाव के बाद अब जो राजनीतिक दलों की नजर है वो निकाय चुनाव पर है। प्रदेश में अब निकाय चुनाव जो है वो होने हैं। ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां जो है शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी बैठकें पर दौर जो है शुरू हो चुका है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी 13 जिलों में जो है अपने प्रभारी की जो है नियुक्ति कर दी है, जिसमें देहरादून में जो कुलदीप सिंह जो कि पूर्व मंत्री है उन्हें देहरादून जिले की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ ही हरिद्वार से हमने प्रकाश जोशी जो कि सांसद का चुनाव भी लड़े हैं, नैनीताल से पूर्व सचिव भी और पार्टी के रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही सरकारी की जिम्मेदारी जो कि पार्टी के उपाध्यक्ष है उन्हें दी गई है। चमोली जिले की जिम्मेदारी मदन बिष्ट जो कि विधायक है उन्हें दी गई है। सिंधी की जिम्मेदारी जैन नेगी पूर्व मंत्री है। रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी मंत्री प्रसाद नेथानी पूर्व मंत्री है। इसी तरीके से 13 जनपदों की जिम्मेदारी अलग अलग जो है पार्टी के पूर्व मंत्री पूर्व सांसद जो रहे हैं आप विधायक जो वर्तमान है उन्हें जिम्मेदारी इस तरीके से दी गई है। और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी कमर जो है वो निकाय चुनाव को लेकर करती है और पूरी तैयारियों के साथ कांग्रेस पार्टी भी जो है तैयारी कर रही है निकाय चुनाव को लेकर। और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों को लगातार कांग्रेस पार्टी उठा रही है, जिसके साथ ही लगातार लंबे समय से जिस संवाद कार्यक्रम इस तरीके के तमाम कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को लेकर जो है जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया होनी है उससे पहले जिला प्रभारी की जो है नियुक्ति की गई है। और ये जिला प्रभारी क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर जनता से फीडबैक लेंगे, जनता का क्या रुझान है, जनता क्या चाहती है, जनता किस तरीके के मुद्दे चाहती है, कौन कौन से मुद्दे किस क्षेत्र में ज्यादा हावी है। चाहे हरिद्वार जिले की बात हो, देहरादून की बात हो, उत्तरकाशी की बात हो, चंपावत की बात हो, इस तरीके से अन्य जनपदों की किसी कई जनपदों की अलग से समस्याएं भी होती है। तो उन समस्याओं को निकालने का कांग्रेस पार्टी काम करेंगे। इसीलिए ये रणनीति बनाने के लिए जिला प्रभारी जो है बनाए गए हैं। उन्हीं क्षेत्र में जाकर जनता से पूरा फीडबैक लेंगे और कौन सा ऐसा प्रत्याशी हो सकता है जो जनता चाहती है उस पर भी जो है ये रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसके बाद जो है पार्टी को भी सौंपी जाएगी। उसके आधार पर पार्टी आगे चुनाव की रणनीति है वो तय करेगी। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी अपनी रणनीति निकाय चुनाव को लेकर बना रही है। हालांकि अब जैसे ही निकाय चुनाव की घोषणा होती है उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तैयारियां और जो किस तरीके से तैयारी करती है ये तमाम चीजें आने वाले समय में देखने वाली बात। ठीक है अरुण, आपने और यहाँ पर अगर बात की जाए निकाय चुनावों की, क्योंकि लगातार वक्त काफी ज्यादा हो गया, 1 साल का वक्त हो चला है, प्रशासकों की नियुक्ति है, सरकार की ओर से इस पर क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या कुछ चीजें स्पष्ट हो पा रही हैं कि कब तक ये चुनाव हो सकते हैं? हालांकि दिसंबर का दावा किया जा रहा था, क्या लग रहा है कि दिसंबर में चुनाव संभव हो सकते हैं? और जो अटकी हुई चीजें हैं, चाहे वो ओबीसी आरक्षण को लेकर हो या अन्य मसले हों, उस पर सरकार का क्या कुछ कहना है? जी रवि, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से किसी निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से हवाएं चल रही है, लंबे समय से विपक्षी दल भी लगातार मांग कर रहा है कि प्रदेश में निकाय चुनाव होनी चाहिए और 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है। प्रशासकों के हवाले निकाय जो है वो है, उसके बाद प्रशासकों का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि दिसंबर तक चुनाव जो है वो करा लिए जाएंगे। हो सकता है कि दिसंबर तक चुनाव हो, लेकिन अभी भी इसको लेकर संशय से बादल है और ऐसे में निकाय चुनाव कब तक कांग्रेस को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हालांकि ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरीके से पहले जो मामला अच्छा हुआ था उसके बाद पूरी जो विधेयक जो है पटल पर भी रखा गया, वहां पर उस पर सहमति नहीं बनी तो फिर प्रबंध समिति का गठन किया गया और प्रबंध समिति ने 1 महीने के अंदर जो है, हालांकि इसको लेकर पूर्ण रूप से जो है तमाम चीजें निकल कर नहीं सामने आई, प्रबंध समिति इस पर कोई फैसला नहीं दे पाई। लेकिन क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया जो है वो हो जानी थी, तो इसके वजह से किसी ओबीसी आरक्षण के तहत उसके लिए जो है सर्वे भी कराना होगा, जनगणना का भी उसमें प्रावधान लाना होगा। तो इस तरीके से काफी लंबा कमिटमेंट बीत जाता। इसी को देखते प्रबंध समिति ने कहा है कि 2018 को ओबीसी आरक्षण के तहत जो चुनाव होगा। तो प्रदेश में 2018 को ओबीसी आरक्षण के तहत जब चुनाव होगा, लेकिन उस आरक्षण को की नियमावली तैयार करने के लिए आरक्षण किस तरीके से लागू होगा, किसी क्षेत्र में कितना आरक्षण लागू होगा, उसको लेकर नियमावली बनाई जा रही है। उसकी नियमावली के बाद जो नियमावली तैयार होकर धरातल पर उतरेगी, इसके बाद लोगों की जो है आपत्तियां ली जाएंगी, आपत्तियों का निस्तारण होगा। तो इसमें भी करीब 10 से 15-20 दिन का समय लग सकता है। पहले उसके बाद जो है तब भी तमाम प्रक्रिया हो जाएगी, तो उसके बाद प्रदेश में निकाय चुनाव की जो है अधिसूचना जारी हो सकती है। लेकिन अब अभी तक कब तक निकाय चुनाव होंगे इसको लेकर अभी कुछ स्कोर पर कहना वो सही नहीं होगा। अरुण, अभी हाल ही में केदारनाथ चुनाव का रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीती
और इसके बाद अगर देखें तो हमने देखा रिजल्ट के तुरंत बाद ही एक बड़ी बैठक हुई निकाय चुनाव को लेकर और उनके द्वारा भी एक रणनीति तय की गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी एक्टिव अब दिखाई देने लगी है, जिस तरीके से जिला प्रभारियों की घोषणा कर दी गई। दोनों पार्टियों की तैयारियों का अगर कंपैरिजन करें और दावों की बात करें तो क्या कुछ कहते हैं? जी देखिए, केदारनाथ विधानसभा सीट के चुनाव की जहाँ तक बात की जाए, दोनों ही दल चुनाव में उतरे और दोनों ही दल ने प्रमुखता से कई मुद्दे उठाए, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की बात हो। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ पर देखने को मिला। निर्दलीय प्रत्याशी ने भी अपना खासे वोट वहाँ पर हासिल किए। बीजेपी भी चुनाव लड़ी, हालांकि बीजेपी को इतने वोट वहाँ पर हासिल नहीं हुए। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर से तमाम तैयारियां की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसमें बाजी मारी है। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी में काफी उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी जीत से काफी गदगद भी दिखाई दे रही है और कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो भी बड़ा है। और ऐसे में जो, लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती रहेगी। जो कार्यकर्ताओं का मनोबल खोया है केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव हारने के बाद, जो मनोबल पुनः कैसे लाया जाए और किस तरीके से कार्यकर्ताओं को एक्टिव मोड में लाया जाए, जो जोश कार्यकर्ताओं का हुआ है उस जोश को किस तरीके से बनाया जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि केदारनाथ विधानसभा सीट हारे हैं, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटा है। कार्यकर्ता पूरी तरीके से निकाय चुनाव मेहनत करेंगे और निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगी और एक जो है अलग तरीके से, नए तरीके से चुनाव लड़कर निकाय चुनाव जीतने का काम करेगी। तो वहीं तो भारतीय जनता पार्टी भी तरीके के दावे कर रही है। लेकिन ऐसे में जब चुनाव होगा तभी तमाम चीजें स्पष्ट होगी कि किस पार्टी की कितनी तैयारियां है, किसी जनता ने कितना समर्थन दिया है, कौन किस तरीके से चुनाव लड़ता है। ठीक है, आपने दो चीजें महत्वपूर्ण बेहद रहेंगी, एक प्रत्याशी का चयन और दूसरा मुद्दे। बहुत शुक्रिया अरुण जानकारी के लिए। तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। अल्मोड़ा में आशा कार्यकर्तियों ने अपने वेतनमान को बढ़ाने और नियमित नियुक्ति की मांग को लेकर चौहान पाटा में जोरदार प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई आशा कार्यकर्तियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगें दोहराई। आशा कार्यकर्तियों का कहना है कि उनसे लगातार कई काम कराए जा रहे हैं, लेकिन उनका वेतन बहुत कम है। इस मुद्दे को लेकर वो कई बार आंदोलन कर चुकी हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब मजबूर होकर आशा कार्यकर्तियां मांगे जल्द पूरी न होने पर बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। हाँ, हम हर बार इकट्ठे होते हैं, कई बार इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि आशाओं का वेतनमान 26,000 किया जाए और हमें नियमितकरण किया जाए। नियमितकरण कर जाए। नहीं होता तो आगे के लिए आंदोलन करेंगे। फिर जब तक नहीं होगा तब तक आंदोलन करते रहेंगे हम। जब तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार होश में नहीं आएगी तब तक हम करते रहेंगे। तो आशा कार्यकर्तियों ने अब ये जंग छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि अभी तक हम कई दफा सचिवालय कूच, मुख्यमंत्री आवास कूच और अन्य आंदोलन भी कर चुके हैं, चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन हमारी मांगें नहीं मानी जा रही हैं। अब एक बड़े आंदोलन की तरफ ये इशारा कर रही हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में आशा कार्यकर्तियों के माध्यम से कई तरीके के काम किए जाते हैं और उनकी मदद ली जाती है। ऐसे में अगर ये बड़ा आंदोलन होता है तो निश्चित तौर पर कई जगह काम, चाहे स्वास्थ्य की सेवाओं में मुख्य तौर पर देखे जाएँ, आंगनबाड़ी में देखे जाएं, तो वो कार्य जो है प्रभावित हो सकते हैं। इसमें अब सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाएगा, जो उनकी मांगे हैं, उन मांगों पर क्या रास्ता निकाला जा सकता है, इस पर ज़रूर मंथन भी करना चाहिए। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नजीम अहमद फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नजीम, यहाँ पर आशा कार्यकर्तियों के द्वारा जो अपनी मांगे रखी गई हैं, वो मुख्य मांगे क्या है, उनका भी जिक्र कीजिएगा विस्तार से और बताएगा कि इस आंदोलन के बाद आगे की क्या रणनीति तय की गई है और जो प्रशासन है उसकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। बीच में आंदोलन चलते थे, लेकिन उनकी मांगे भी पूरी नहीं की गई है। सबसे बड़ी सबसे पहली मांग है कि वेतन मांग जो है उनका 26,000 प्रमुख मांगों में से इस मांग को कहा है। उसके अलावा उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि टाइम बे टाइम हमसे काम तो विभिन्न प्रकार के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे वेतन को लेकर और हमारी मांगों को लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा अगर जल्दी हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो प्रदेश स्तर पर एक बड़े आंदोलन उनके द्वारा किया जाएगा। नजीम, कितनी बड़ी संख्या में आज आशा कार्यकर्तियां इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई
और जो आगे आने वाले बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो लगता है कि ये सब लोग एकजुट होकर एक बड़ा आंदोलन हो सकता है जिससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं, काम प्रभावित हो सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आज इन्होंने आंदोलन किया उसमें तो अगर हम बात करें तो जो हमारा ब्लॉक है हॉलबाग ब्लॉक, उस ब्लॉक की आशा कार्यकर्ता वो भी पूर्ण रूप से पूरी नहीं पहुंच पाई थी। उनके द्वारा आंदोलन किया गया था। अगर हर ब्लॉक में, हर जनपद में अगर आंदोलन किया जाता है तो बहुत बड़े स्तर पे ये आंदोलन माना जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और आम जनता को भी। नजीम, एक बात और सामने निकल कर आई, यहाँ पर कई ये कहते हुए भी दिखाई दिए हैं आशा कार्यकर्ती कि उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है, तो उनकी जो नाराज़गी है वो किस तरीके से है कि वो काम का लोड ज़्यादा बताती हैं और जो वेतनमान है उसकी कमी की बात कर रही हैं? नहीं बिल्कुल, काम का लोड तो उनके ऊपर बिल्कुल, उनका जो साफ शब्दों में कहना, काम तो उन लोगों से विभिन्न प्रकार के लिए जाता है, लेकिन उसमें भी उनको कोई आपत्ति नहीं, काम करने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी जो इशू है उनका ये है कि जो उनका वेतनमान है कम से कम 26,000 रुपये प्रतिमाह उनका किया जाए। जी, और नजीम, देखना होगा कि इस पर क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो आशा कार्यकर्तियां भी लगातार मांग कर रही हैं। इस वक्त 3 बड़ी खबरों में इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे HNN 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।